folder user sys identifier को पासवर्ड से करिए। अच्छा इधर देखो, ज़्यादातर अब मैं तीरू पढ़ाऊँगा, आप लोगों ने सिर्फ देखना है, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये इनके डाटा टाइप्स हैं, फिर बाद में ख़ुद देख लेना, कुछ ज़्यादा ही पता नहीं कहाँ कहाँ वैसे ये डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको ज़रा रीड आउट कर लेना। क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग टेबल्स। ठीक है, अगर आपको मैंने कल बताया भी था कि आप अपने टेबल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बताया था। अच्छा, वहीं से आके कल मैंने क्या पासवर्ड दिया था? ये तो आप जानिए, आप ऐसे ही को मना करो जो आप लोगों का पासवर्ड। नहीं, कल मैंने पासवर्ड तो 3 दफ़ा चेंज किया था। ये है ओरेकल 1 2 3 4। ये बात यूज़र अपना ये पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। वो तो पासवर्ड भी होने वाला है ना। अनलॉक ज़रूरी है, बस कर कितनी दफ़ा अनलॉक करोगे बेचारे को? लेकिन कनेक्ट नहीं होगा सर, इसमें तो नहीं होगा। देख अब हो गया ना, देख हो गया भाई, तुमने तो पब्लिक किया है, यूजर क्रिएट सही नहीं किसी और यूज़र का तो वो नहीं कर रहे हो। इसमें बैठ के करो, आगे से करो। इसमें स्कीमा में ये टेबल पे आके यूज़र का नाम, वैसे यार ग्राफिक पे काम करना कोई बुरियत नहीं लगती मुझे तो बहुत बोर कर देता है। आप लोगों का पता नहीं। बोर्ड को इरेज करूँ? मैं समझे ये एंटरप्राइज मैनेजर को इरेज कर दूँ। सर यूजर में आना है ना, सर्वर में आना सर। इस पेज को कैसे बड़ा होता है? कंट्रोल प्लस जूम करना। हाँ कंट्रोल प्लस। अभी क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। तो सर्वर में जाके यूजर नहीं, स्कीमा में जाके। ठीक है, HR स्कीमा में मैं जाता हूँ, और अगर ऑब्जेक्ट बताना है तो नहीं, जस्ट गो कर ले तो सारे टेबल नीचे आ जाएंगे। यार नीचे गायब हो जाते हैं। क्या चीज़?
स्क्रॉल करना तो स्क्रॉल गायब हो जाती है ना। वो जूम किया वैसे ही नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये आपके टेबल्स हैं। पहले एक काम करते हैं, यूज़र हमने क्रिएट किया था, हम उसी यूज़र पे काम कर लेते हैं। यूज़र हमने कौन सा क्रिएट किया था? अहमद था कि हारून था? एक अहमद था, एक हारून था। अहमद, ठीक है। तो इसमें टेबल हमने क्रिएट किया था। नहीं सर, लिखा तो हुआ है, मेरा नहीं आ रहा। ठीक है, हम करते हैं इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल। एक आईडी स्कीमा अहमद टेबल स्पेस, ये टेबल स्पेस था। एक आईडी हो गई, एक नेम हो गया, एक एड्रेस हो गई, और एक हो गया डिपार्टमेंट। बताता हूँ, अगर इसको मैं नंबर करता हूँ, साइज में 5 देता हूँ, स्केल में आई थिंक ये जो डेसिमल से आगे आप वैल्यू देते हैं, लेकिन वो इसमें दो चीज़ होती है। अगर आप दूसरे टूल खोलेंगे तो उसमें स्केल और प्रिसिशन होता है। स्केल आपके पॉइंट से इस साइड पे करता है कि कितने डिजिट्स, मतलब आप सैलरी पॉइंट्स में आ रहा है या कोई और चीज़ है जो पॉइंट्स में आ रहा है, 20,000 पॉइंट समथिंग इस तरह आ रहा है, तो फिर आप स्केल और प्रिसिशन दोनों देंगे, यानी इस तरह लिखेंगे नंबर, ठीक है, और इस तरह लिखेंगे 5 2, तो ये आपका स्केल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्रिसिशन हो जाएगा। मतलब पाँच डिजिट पॉइंट से पहले और 2 डिजिट पॉइंट। हाँ, अगर आप फिर एंटर करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, मतलब ये 5 ही हो गए, 0.22 या 3। बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं देते तो अब ये मुझे नहीं लगता आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है राउंड कर देता है। फिर अगर ये प्रिसिशन आप नहीं देते तो फिर नहीं आएगा ये चीज़, इसको ख़त्म कर देता है। तो टोटल वो कितने नंबर लेगा? मतलब अगर हमने 5 नहीं दिया, सिर्फ नंबर लिख दिया, नंबर लिख दिया तो फिर कितनी? नहीं, वो फिर ऐसा कुछ कहता नहीं है। मैं क्रिएट करके देखते हैं इसमें कितनी वैल्यू है। मैंने चेक किया, ये चला जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, 9-10 डिजिट तक आराम से जाता था। उसके बाद मैंने बस ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा उनकी अनलिमिटेड होगी ना। लेकिन जब आपको फिक्स वैल्यू होती है, उसे इंक्रीज़ नहीं करोगे तो फिर लाजमी तो देना पड़ता है, और अगर नहीं दोगे तो मुझे लगता है ये अनलिमिटेड पे चला जाता है। बिलियंस तक तो जा रहा था, तो बस ये है, फिर डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगी। अच्छा, नेम हो गया varchar2, और उसका साइज़ होता है, अच्छा आईडी को नॉट नल कर देते हैं, नेम varchar2 डेटा टाइप, और उसकी साइज़ 10 कर देते हैं। एड्रेस को 20 और डिपार्टमेंट नंबर को 2 है तो 2 से इसको नंबर कर देते हैं। ये सही हो गया। अब इसमें हम कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं। कंस्ट्रेंट एक पहले प्राइमरी की लगाते हैं, आईडी पे लगा लेते हैं, ये हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेट चेक द इंश्योर ऑल एग्जिस्टिंग डेटा मीट द कंस्ट्रेंट क्राइटेरिया। इसके फिर कुछ स्टेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेट्स है इसके। कंटिन्यू। अभी आते हैं एक
किसको यूनिक बनाए? डिपार्टमेंट नंबर वो फॉरेन की बना लेंगे। उसका नेम क्या सर, ये क्या है? सिस्टम असाइन 0 उसका नेम ये कोई मेरे ख्याल में रो नंबर कुछ असाइन कर रहा है, समझ नहीं आ रही इसकी। ये नाम टेबल ये का नाम सर तो वो नहीं है, नहीं नहीं सर, ये प्राइमरी की का नाम है। हाँ प्राइमरी की का हमने प्राइमरी की का नाम नहीं दिया उधर ना। जैसे का नाम है सर। हाँ ठीक है, वो हमने दिया एडिट कर नहीं। लेते हैं। हाँ सही है, कोई मसला नहीं, इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद फॉरेन की भी आते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। यूनिक नहीं लगा सर, यूनिक है नहीं कुछ, हाँ यूनिक नहीं लगाएंगे हम लोग कुछ। लगाते हैं ना किसी को, अल्टर कॉलम ऐड करते हैं, उसको फिर यूनिक बना देते हैं। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस टेबल बताना पड़ता है कि कौन सा रेफरेंस टेबल है आपका। हम डिपार्टमेंट नंबर से ही वो कर लेते हैं, लेकिन वो टेबल तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो तो डेटाबेस ही भेज है। अभी मुझे एक टेबल क्रिएट करना है उधर है? मैं कहता हूँ कि बार बार क्यों इस तरह हो रहा है। सर हम HR से ले सकते हैं? ये स्पॉट से। क्या क्या कर रहा है? अच्छा नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है। मैंने तो इसी तरह बना ली क्या फॉरेन की स्कॉट के साथ। ऐसी बन जाती? ये सर। यार मैंने तो राइट्स दे दिए हैं, अभी हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं यार। ये बस स्कॉट के यूजर से डिपार्टमेंट का टेबल होता हटाते हैं, वहाँ पे गो कर। हाँ गो कर ठीक, ये उनके कॉलम आ गए और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर कर देते हैं। नीचे नीचे बस सही हो गया। कंटिन्यू। ठीक है, ये बन गया। अब शो स्केल करेंगे तो ये आपका पूरा टेबल स्क्रिप्ट बन गया। गेट टेबल अहमद आईडी वार4। वैलिडेट करते हाँ वैलिडेट लिखा हुआ है। हाँ बताता हूँ, इसके स्टेट बताता हूँ वैलिडेट। वैसे यहाँ पे अगर आपको पता होता टेस्ट क्वेज में तो सारों ने यहीं से करना था फिर। कर लो, सब कुछ ना कुछ कर लो।
इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस समझ आई। अब मेरा सिस्टम पंगे कर रहा है। कहाँ पे कनेक्ट हो गया? तुम्हारे नहीं करना पड़ता तुम इधर कौन हो तुम्हारे पासवर्ड उधर से चेंज करो पासवर्ड इधर मेरा पासवर्ड चेंज करो तो सीएमडी जैसे सीएमडी होगा लेकिन मुझे तो अजीब सा हो गया कह रहा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट समझ नहीं आ रहा यार। लिसनर को ऑन करके ऑफ हाँ, करें चाय जल्दी बनवा दे। हाँ? चाय जल्दी बनवा दे। लिसनर ऑन आज- करके देखो तो छुट्टी जाते हैं। पासवर्ड नहीं मुझे ज़रा नेट मैनेजर चेक करने दे कि क्या हिसाब है। सर आपने जब ओके किया तो फिर क्या है इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। मुझे कह रहा है कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट हाँ ठीक है ना, मैंने तो राइट्स दिए ना थोड़ा, तो वो कहते हैं टेबल स्पेस पे राइट नहीं है। मैं राइट से इधर देखूँगा चेंज कर लेना तो कंट्रोल में जाएगी। ओहो तरीका बता कंट्रोल में तो पासवर्ड चेंज कर ठीक हो गया। अंडर यूज़र अहमद कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स। ठीक हो गया। करते हो कनेक्ट अहमद स्लैश अहमद और देखो पास डेटाबेस का नाम चेंज करो क्रिएट टेबल इधर जाके देखो डिपार्टमेंट एस सेलेक्टेरिक स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गया। दिखाएंगे क्वेरी दिखाएं कोटा की चेंज कर देते उस पे स्पेस उसको लोकेशन नहीं मिलती है उसके, मतलब किसी अगर आपको एक टेबल स्पेस पे राइट नहीं है तो कुछ राइट भी नहीं कर सकते, मतलब आपको प्रिविलेजेस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं राइट कर सकते। टूल क्रिएट कर रहे हैं सही हो गया, समझ आ रही है? हैं? वो मैंने यूज़र कल क्रिएट किया था लेकिन मैंने प्रिविलेजेस नहीं थी कि मतलब आप किसी डेटा जो डेटा फाइल्स है हमारे उस पे मैंने उसको स्पेस एलोकेट नहीं किए। ठीक है, आप अगर है लेकिन आपको घर में कोई राइट नहीं है अंदर जाने के लिए, कोई स्पेस एलोकेट नहीं है, कोई कमरा नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हैं? ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो मैंने ये अल्टर कर दिया उसको, मतलब मैंने यूज़र जो डेटा फाइल है उस पर अनलिमिटेड कोटा असाइन कर दिए हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिया और फिर मैं डेटा फाइल है टेबल स्पेस दोनों, मतलब यूज़र डेटा फाइल उसके अंदर यूज़र डेटा फाइल भी हैं। अच्छा यूजर डेटा फाइल भी हाँ, यूज़र 01 है आई थिंक इस तरह की। अब यहाँ पे मैंने टेबल स्पेस दी हुई है। ठीक है, अच्छा कनेक्ट हो गया हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट सेलेक्ट फ्रॉम स्कॉट डॉट डिपार्टमेंट, तो उसने वही डिपार्टमेंट जो स्कॉट में पड़ी हुई है
और उसका स्ट्रक्चर और डाटा समेत उठा के मुझे इसके अंदर टेबल क्रिएट कर दिया डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। अभी मैं जो टेबल क्रिएट करने जा रहा था उस पर वापस चला जाता हूँ। इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे अहमद यूज़र अमेंडमेंट देता हूँ। ठीक हो गई ये कंटिन्यू और ओके। नो मैचिंग यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम। सर वो कमांड दिखाया था मुझे। सब करना चाहिए तो कर लूँ। तो क्या कहते हैं नो मैचिंग यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम लिस्ट। वो कह रहा है कि उधर प्राइमरी की नहीं मिलती। इसके बाद आपसे पूछूंगा मैंने क्या किया। ठीक है। बेचारे के एंटरप्राइज एडिशन ना चल रहा बेचारे कहाँ जाए। उनके लिए लैब वाले किसी में भी नहीं चल रहा है वो चला के बात तो करवा नहीं सकते। टेबल क्रिएट करा। नहीं वो टेबल, हाँ मैं दूसरा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उसकी मतलब सारा। अभी कमांड लाइन से मैंने 4-5 टेबल क्रिएट की भी होती। यहाँ से मुझे एक टेबल क्रिएट नहीं होना है। हाँ लग तो आसान है लेकिन लंबा काम होता है।
नेम वर्षा 2 इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 20 कर देता हूँ, इसको छोड़ें। डिपार्टमेंट नंबर को भी अच्छा। So grant का कितने Examine and correct following error that to try operation. A table name must be टेबल का नाम बताइए। डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट तो जैसे हम लिखते हैं डॉट क्या करते हैं? अहमद डॉट डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। यहाँ आगे और ये कंटिन्यू और ये ओके। किस चीज़ कैंसिल होने प्रिविलेजेस? किस चीज़ कैंसिल होने प्रिविलेजेस है? क्रिएट वगैरह के प्रिविलेजेस हैं, क्रिएट वगैरह के प्रिविलेजेस हैं। मैं भी वो नहीं हूँ। आपने अभी कौन कौन से ठीक है, अभी करता हूँ, सबर कर, अभी करते हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट जनरेट होता है। जो भी काम आप इंटरप्राइज मैनेजर पे कर देते हैं वो आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। दे देता हूँ, सफर करें तो मैं काम कर लूँ, फिर आपको टास्क दे देता हूँ। ना करे यार। अच्छा, ये मर्ज में मुब्तला हो गया है। अभी उधर हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो तुझे पहला मरीज उधर पहुंचा दूं शुक्र खानम में। चलो अभी तुझे वो कर दिया, सुपर हीरो तुझे महान बना दिया, अब ये सब कुछ करेगा। ग्रैंड DBA2 ऐसा मैं भी करता हूँ। वो ग्रैंड सक्सीडेड। अच्छा यार, क्या हिसाब है यार।
सर मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते। सबके दिया ना, डीबीए की राइट्स भी दे दी, तो डीबीए की राइट्स वो सब कुछ कर सकता है अभी। मैं बताता हूँ सर, मुझे सुनना करें। हाँ ये कि सर जिस टेबल से हम दे रहे हैं वो टेबल भी तो अभी तक नहीं बना ना, ये बन गया। बन गया है ना, यहाँ पर हमने ब्रांचें की बनाई, ये तो सेकंड टेबल है ना। डिपार्टमेंट टेबल मैंने बना दिया ना, इसको आप कनेक्ट किससे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट के साथ ही कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जो हमने एक टेबल पहले बनाया उसके साथ कनेक्ट हाँ। कर, वो भी तो कनेक्ट नहीं बनाना। अभी तो क्रिए- ठीक है ना, तो ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है। एक टेबल हम पहले बनाते जिसको HR से, सॉरी स्कॉट से, जिसको हम फॉरन की कर रहे थे ना इससे पहले, वो तो क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक टेबल हम अभी थोड़ी देर पहले बना थे जिसको हमने स्कॉट से जो है ना फॉरन किया, हाँ वो नहीं हो रहा था वो ना, नहीं क्रिएट ना। हुआ था। तो अब मैंने उसी का एक टेबल उठा के अपने स्कीमा में ऐड कर दिया, अच्छा और उसको उसको फॉरन की असाइन कर, हाँ रीस्टार्ट करके देखें सर इसको एंटरप्राइज मैनेजर को। सर मुझे बताएं सर, आपने एक क्रिएट, ये क्या है उसमें जब सर क्या कमांड है सर क्रिएट टेबल की? क्रिएट टेबल यहाँ क्रिएट हो जाता है, उधर क्रिएट ही नहीं होता। आप मुझे बताएं सर, वो जो हमने स्कॉट से डायरेक्ट उठाया, क्रिएट डिपार्टमेंट, तो मुझे वो क्रिएट वाली कमांड तो बताएं। क्रिएट वाली कौन जो सी? हमने स्कॉट से एडिट उठाया, क्या होती है वो कमांड? मतलब टेबल, वो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा पहले यहाँ पे देखो ज़रा यार, भेजा क्रिएट करेंगे सारे, मुझसे ग्राफिकली काम नहीं होता, तो अब लोग ग्राफिकली सारा कुछ क्रिएट कर ले। अच्छा, क्रिएट और मॉडिफाई टेबल, आप अल्टर से, मैंने बताया था अल्टर कमांड से आप कुछ भी किसी भी कॉलम का डेटा टाइप, किसी का नाम या ऐड कॉलम ऐड कर सकते हैं अल्टर कमांड के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे आप एंटरप्राइज मैनेजर पे एडिट का बटन होगा, एडिट दबाएंगे तो उससे आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जो स्क्रीन नज़र आ रहा है, जैसे अभी मैं कर रहा था, तो वही आपको उधर से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट वायलेशन, आपके कंस्ट्रेंट के 4 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। ये नीचे जो आपको 2 सिंबल नज़र आ रहे हैं, एक है न्यू डाटा, दूसरा है एग्जिस्टिंग डाटा। यानी नीचे जो आपको ये बॉटल जैसी शेप नज़र आ रही है, ये आपका मतलब है कि एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा हुआ है आपके डाटाबेस में, ठीक है। और ये एरो का निशान का मतलब है कि नया डाटा आ रहा है आपके डाटाबेस में। तो जब आप कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो आप एक दफ़ा करते हैं कंस्ट्रेंट के बाद लास्ट में लिखते हैं इनेबल वैलिडेट, ठीक है। इनेबल वैलिडेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो भी चेक होगा, मतलब उसमें डुप्लीकेशन है कि नहीं है, ठीक है। और जो नया डाटा आ रहा है उसको भी चेक करेंगे, समझ आ गई। मतलब आपका टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें डाटा पड़ा हुआ है, और आप एक कंस्ट्रेंट लगाना अल्टर कमांड से उसमें कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। और आप लिखते हो इनेबल वैलिडेट, तो सबसे पहले आपके एग्जिस्टिंग टेबल को भी चेक करेगा कि इसमें डुप्लीकेशन है कि नहीं। अगर है तो वो आपको एरर दे देगा कि आपके टेबल में डुप्लीकेशन है, ठीक है।
तब आप डुप्लीकेशन निकाल दें, दोबारा वो कंस्ट्रेंट लगाए। जब तक सारे डुप्लीकेशन आपके ख़त्म नहीं होते आपका ये कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा। मतलब सर पहले से टेबल बनी हुई है, इसमें प्राइमरी की भी बनी हुई है, तो उसमें डुप्लीकेशन कैसे आएगी? तो नहीं होते ना, बाज़ टेबल पे आप नहीं लगा सकते। फर्स्ट टेबल पे नहीं हाँ, लगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से टेबल्स थे जिस पे हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पेशेंट जो आते थे वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आते थे, तो उसके पास किसी के पास आईडी कार्ड नहीं होता, किसी का अफगान कार्ड नहीं होता। कभी हम नाम से रजिस्टर करते थे, कभी हम वैसे नहीं रजिस्टर करते, तो उसमें जो था वो इस तरह डाटा आ रहा था। फिर आखिर में उसको हम सीट करते कि कौन सा डाटा डुप्लीकेट आ रहा है। तो उसको फिर अल्टर कमांड से करना पड़ेगा? किस कैसे किस चीज़ तो को? आप कह रहे हैं हाँ, वैलिडेट करना। बाद में अगर आपके टेबल को मतलब फ़िल्टर करना चाहते हो, उसके कंस्ट्रेंट लगाने की आपको एक टिप मिल जाती है कि इस चीज़ पे हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ना आईडी थी, ना नेम था, ना ऐसा कुछ था कि उसको हम मतलब प्राइमरी की बना दें। सिंपल वो चीज़ था फेस जो था रिकग्निशन, लेकिन वो उस वक्त काम कर रहे थे जैसे मैं निकल आया था, क्योंकि फेस जो रिकग्निशन है उसको हम प्राइमरी की बनाए, दोबारा एंट्री ना आए। हाँ यार उस वक्त मुझे फिर क्या पता तुम इधर हो। तो ये आपको उस टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो डुप्लीकेट ही रहे, ठीक है, लेकिन नया डाटा जो आ रहा है अब अचानक से ऊपर से आपको ऑर्डर आए कि जो डुप्लीकेट डाटा वो ना चले जाए, ठीक है, तो आपने अब क्या करोगे? आपने तो वही एग्जिस्टिंग डाटा को फिल्टर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने करना इनेबल नो वैलिडेट, जो नया डाटा आ रहा है वो फिल्टर होगा, मतलब उसमें यूनिक आ जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा, ठीक है। जब हाँ इनेबल वैलिडेट समझ आ गया, दूसरा कौन सा बता? इनेबल नो वैलिडेट, इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो चेक नहीं होता, जो नया डाटा आ रहा है उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर रिपीटिंग नहीं होगी, पहले वाला उसको छोड़ दें। हाँ, पहले वाला जो पड़ा है वो एड्रेस पड़ा होगा। हाँ, अलबत्ता उसके बाद आप इसको फिल्टर करके यूनिक बना दे तो फिर इनेबल वैलिडेट कर देना, सही है। ये तीसरा जो है डिसेबल वैलिडेट, ठीक है, इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो चेक हो रहा होता है, लेकिन उस डाटा पे आपका डीमेल ऑपरेशन नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग डाटा है उस पे डीमेल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा। नया होगा उसकी नया तो आपका नया आ रहा होगा ना, लेकिन आपका डीमेल ऑपरेशन तब तक वो एग्जिस्टिंग पे होगा, एग्जिस्टिंग पे टिक हुआ है ना सर। देखो जो डाटा आ रहा है आपके डेटाबेस में उस पे नहीं होगा, उस पे नहीं होगा, लेकिन जो पुराना था उस पे उसको होगा, उसको चेक करने की। सिलेक्ट और अपडेट नहीं कर पाएंगे, हाँ, अपडेट नहीं मतलब डीमेल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने पाए। जो नया डाटा आ रहा है उसके ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है। और डिसेबल नो वैलिडेट ये ऐसा है कि मतलब आपके दोनों इनकमिंग डाटा को भी चेक नहीं करते और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी चेक नहीं करते। ये ऐसे ही कंस्ट्रेंट लगा होता है और चेक नहीं होता। मदद की तरफ आ रहा सर। ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट का नाम और उसके कॉलम का नाम और आखिर में लिखने हैं डिसेबल वैलिडेट, इनेबल वैलिडेट आखिर में लिखना है, ठीक हो गया। ये आपके स्टेट है। फिर अपनी तरफ से चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह यूजेस कहाँ पे होते हैं। सर वहाँ पर जो इंटरप्राइज मैनेजर है, इंटरप्राइज मैनेजर है, मेरी फॉर्म की बन गई वो कैसे? जो हमने स्कॉट से यूजर लिया ना सर, वो स्कॉट से टेबल लिया ना वो ऊपर। क्रिएट करूँ? नहीं सर, जो बने हुए वो उन्हीं को हम देखेंगे। अभी टेबल बनाए नहीं है। क्यों सर, 3-4 टेबल्स पड़े हुए तो हैं इसमें। नीचे जो है स्क्रॉल कर, ये सर डिपार्टमेंट हमने उठाया ना स्कॉट से, इसमें जाए सर, इसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं लगेगा सर। मैंने एक लगाया ना। नहीं सर,
ये तो हमने डायरेक्ट उठाया ना सर उधर से, तो उस पर मैंने कंस्ट्रेंट लगाया ये नीचे वाला देख। बाद में लगाया सर, हाँ पहले नहीं लगा, स्कॉट से डायरेक्ट जब असाइन किया तो नहीं लगा नहीं होगा ना, मेरा तो हो गया। चलो देखते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने इसको असाइन की तब से हो गया। क्या क्रांति की कहाँ पर है? ओ, ले लिया यहाँ पे देखें, ये देखो अल्टर इनेबल टेबल कंट्रीज एड यूनिक कंट्री एंड इनेबल नो वैलिडेट, ठीक है, आखिर में इसने लगा लिया है। ये कंट्री नेम हमारे पास वो कंस्ट्रेंट का नाम है? नहीं, उसने यूनिक बनाया ना। नहीं यूनिक तो डिफाइन करा ना अंदर, ये कॉलम का नाम है अच्छा, ना। कॉलम का। यहाँ पे दूसरा टेबल उसने प्राइमरी की, लास्ट, हाई डेट, फॉरेन की और कंस्टेंट, ठीक है, ये मैंने करवाया भी है, इसमें तो और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉलम को देखना चाहते हो तो उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपको वो सारा स्ट्रक्चर बता देगा। एडिट कर लोगे तो आ जाएगा सारा। ले रहे इंडेक्स बनानी हो तो यहाँ पे यहाँ ज़रा गौर करें, नंबर तुमने वार चार रखा, क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स लगानी है तो कौन सी चीज़ पे लगानी है, कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम है, वो आप यहाँ से इंडेक्स बना लोगे। इंडेक्स की टाइप भी है, कौन से पे बनाए, बेस्ट है। मेरी इंडेक्स का ऑप्शन कहाँ पर? ये नीचे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नज़र आता है, यहाँ पे आ जाओ या इधर आ जाओ, ठीक है। ये इंडेक्स पे क्लिक करो, ठीक है। कौन से टेबल पे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट पे मतलब, यहाँ पे मैं अहमद दे देता हूँ, सेलेक्ट, यहाँ पे लेता हूँ, कौन सा टेबल था, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट है टेबल, एडिट, यहाँ पे आपके इंडेक्स, DX टेबल स्पेस डिपार्ट ही है, ठीक है। इसको मैंने कौन से पे दिया था, हमने TBS 2 यूज़ कर रहे हैं सर। उस पे राइट से कि नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं तो TBS 01 यूज़ कर रहा हूँ। नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग, उसे एक चीज़ भी यहाँ से क्रिएट नहीं हो रहा। Selecting the order to create a new index. Specify the index column, सर नीचे कॉलम बताना है ना सर। वो तो बता दिया, कौन से कॉलम पे, ये कॉलम है बस। Specify the index column by selecting their order to create a new index. कौन से कॉलम पे लगाना है, ऑर्डर सर, ऑर्डर तो ठीक है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर है ना। यस सर। और ऑर्डर यहाँ पे कॉलम का नाम ही मेंशन करना होगा। सर उधर मेरे वाले में तो इधर टेबल नेम भी आ रहा है ना, बाकी में टेबल यू हैव एंटर वन और मोर इनवैलिड ऑर्डर, ताकि बंद है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ।
सेटिंग मॉडल ये हो गया. Wow, you have entered one or more invalid error. समझ ना करूँ तो कहते हैं डाल दो, जब डाल दूँ तो कहते हैं एलियस है. चलो यार अरे कर दो, ये आप लोगों का काम है, खुद ही करते जाओ. अच्छा, अगर आपने ड्रॉप करने टेबल तो ड्रॉप टेबल HR.imply पर्च, जब आप पर्च करते हो तो ये रिसाइकल बिन से भी ड्रॉप हो जाती हैं. ठीक हो गया. क्या होता है सर ये? आपका ओरिकल में एक रिसाइकल बिन होता है. ठीक है, जब आप सिंपल ड्रॉप की कमांड चलाते हो तो वो पहले रिसाइकल बिन में चला जाता है. उससे ये होगा कि अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं रिसाइकल बिन से. ठीक है, यानी फ्लैशबैक कौन सा टेबल है, टेबल का नाम और बिफोर ड्राफ्ट तो वापस आ जाता है. ठीक है, कैस्केड कंस्ट्रेंट आप लिखोगे जो इसके साथ जो रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, वो डिलीट कर देते हैं. समझ आ गई. ट्रंकेट का बताया था कि आप अपना टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो ट्रंकेट कर सकते हो. इंडेक्स का बताया था कि इंडेक्स कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है. ठीक है, मुझे और डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होगी. इसके टाइप ऑफ इंडेक्सेस हैं, इसको ज़रा खुद रीड आउट करें क्योंकि मैंने इसको कभी रीड नहीं किया. बिटमैप, बिटट्री, व्यू बताया था कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं. सीक्वेंस क्या बताया था, सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है. यस सर. ठीक है, सीक्वेंस बताते हैं, स्टार्ट नंबर बताते हैं, इंक्रीमेंट बताते हैं. हाँ, और सारे आपको यहाँ ग्राफिकली मेंशन है. यहाँ पे ये व्यूज है, सैनम है, सीक्वेंस है. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं. The index column in their order indicated अच्छा, इधर देखो, अगर हमने अपडेट कमांड किया था कि किस तरह डेटा अपडेट करते हैं. ठीक है, ये इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी की हुई है SQL में. इंसर्ट कमांड था कि आप डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं. ठीक है, अपडेट कमांड है कि किस तरह आपने डेटा अपडेट कर सकते हैं. डिलीट का कमांड था, पता नहीं दोबारा क्यों दिए इन लोगों ने. नहीं, इसने कहा कि एंटरप्राइज मैनेजर पे. ठीक है, हाँ, इसलिए इसने दोबारा दी. मर्ज, यूनियन, आल, दोनों यूनियन, ये दोनों सेम काम करते हैं. ठीक है, यूनियन या यूनियन आल और मर्ज दोनों सेम. कमिट रोल बैक का बताया था. अच्छा, ये देखो, आपका आता है SQL ऑब्जेक्ट्स. ये प्रोग्रामिंग से, इधर ज़रा गौर करें. ये है प्रोग्रामिंग के यहाँ से हम मतलब इसके थ्रू यहाँ डेटाबेस में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन साइड पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. उनके लिए आपको मेन चीज़ ये चाहिए कि आप पैकेज बना सकते हो. ठीक है, क्या होता है? पैकेज ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स. ठीक है, आप रिलेटेड एक कंटेनर आप बना देते हो और उस पर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसीजर डाल देते हो, उसके नाम. सही है, उसकी डेफिनेशन. तो आपको जब आप पैकेज खोलते हो तो आपको पता है ये पैकेज मैंने किस रिलेटेड काम के लिए बनाया था. ठीक है, प्रोसीजर एंड फंक्शंस.
पैकेज बॉडी जो है वो कंटेनर होता है। हाँ पैकेज मतलब इस पैकेज के अंदर आपका प्रोसीजर भी होता है और उसके बॉडी में डिफिनेशंस भी होते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो पैकेज का नाम और प्रोसीजर या फंक्शन का नाम डॉट से कर देते हैं। तो पैकेज बॉडी क्या होता है? मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं। हाँ इस तरह होता है। ये पैकेज है, ठीक है। पैकेज में सिर्फ आप फंक्शंस और जो प्रोसीजर होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे डिफिनेशन हम पैकेज बॉडी के अंदर करते हैं। तो जब हम किसी फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो जैसे पैकेज का नाम है ए और फंक्शन का नाम है फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर जो भी पैरामीटर है वो डाल देते हैं तो ये कॉल होता है। कहीं से भी ये कॉल होता है फिर। क्योंकि टाइप बॉडी और प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर हाँ ठीक हो गया। तो हम इस तरह पैकेज एक ही मतलब एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड पैकेज बना देते हैं, ठीक है।
अच्छा, जब आपके पास लॉक आते हैं तो यहाँ पे सर वो अभी पिछले वाली ट्रांजैक्शन तो हो गया बॉटम में, इसमें एंड में क्या हुआ था? इनमें देखो वो सेशन स्टिल वेट कर रहा है। अच्छा, उसने कमिट किया, इसने अपडेट किया। हाँ, वो स्टिल वेट कर रहा है और कहते हैं मैंने सेलेक्ट इंसर्ट्स अपडेट एंड डिलीट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7.5 आवर बट नो कमेंट्स आर रोल बैक। अभी तक कुछ नहीं है तो वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इसने कमिट कर दिया यहाँ पे इसने यहाँ पे इसने कमिट किया, ठीक है, और वहाँ पे इसका रो अपडेट होगा। जैसे ही कमिट करेगा तो वो सारे अपडेट हो जाएंगे जो 1 बाय 1। अगर तीसरा यूजर है तो वो दूसरी यूजर का वेट करेगा, चौथा यूजर है तो वो तीसरी यूजर का वेट करेगा। ठीक है, 1 बाय 1 जैसे ही कमिट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। करवाऊं प्रैक्टिकल? नहीं कहा, मैंने करवाई भी था, दोबारा का। हाँ, तो इसका ऑटोमेटिकली मसलन उसने जो 101 को अपडेट किया था वो तो लॉस्ट हो गई हमारी अपडेट। नहीं, वो वेट कर रहा है। नहीं सर, पीछे करने का जरा इसका। अब जब इसने कमिट किया, देखो ट्रांजैक्शन 2 में, हाँ, जब इसने कमिट कर दिया नीचे, इसने ट्रांजैक्शन 2 वाले ने भी तो यहाँ पे उसको शुरू में अपडेट किया था ना रो को 101। ये किसका वेट कर रहे हैं ये बताएं। ये ट्रांजैक्शन 2 का वेट कर रहे हैं। इसका वेट कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो जैसे ये कमिट करेगा ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो अब एट द एंड हमारे पास किसकी अपडेट रहेगी? ट्रांजैक्शन देखो देखो, इसने आके इधर कमिट कर दिया ना, इसने आखिर में आके ये कमिट कर दिया है तो इसका भी रो अपडेट हो गया। ये जिसने किया था ये भी अपडेट इधर हो मैं गया। ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन 2 है, हम्म। भी रो 101 को अपडेट किया था ना, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू। हाँ बिल्कुल, इसने भी अपडेट किया। हाँ। लेकिन इसने लॉक किया। लॉक किया हुआ है। मीनवाइल ट्रांजैक्शन 1 ने भी उसको अपडेट किया। हाँ बिल्कुल, इसी हाँ जब ट्रांजैक्शन 2 ने कमिट कर दिया, हाँ, इसका डाटा राइट हो गया वहाँ पर। उसी वक्त ट्रांजैक्शन 1 का जो डाटा रुका हुआ था, ये जो क्यूरी रुकी हुई थी, ये वाली, हाँ, ये भी चल गई। यही चल। एंड अब कौन सी अपडेट रहेगी वहाँ पर डेटाबेस? दोनों ये अपडेट जो है इसने क्या किया, पीसीटी को 2 कर दिया है ना, ये भी अपडेट हो गया। अगर 1 है तो 2 हो जाएगा परमानेंट, और इसने सैलरी को अपडेट किया तो ये भी अपडेट हो गया। पीसीटी को इसने भी 2 किया और इसने 3 किया, उस सूरत में किसकी अपडेट रहेगी? ठीक है, आपने पहले कमांड चलाया, पीसीटी को 2 कर दिया था, दूसरे बंदे ने 3 कर दिया है, और तुम्हारा जब ने कमिट करे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद इसका भी चलेगा क्योंकि वो आपका वेट कर रहा है। ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, ओवरराइट हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगी अपडेट। तो अब किस लिए वो अपडेट कर रहा है ये भी आप पता लगा है, क्यों वो आप 1 को 2 क्यों कर रहे हो, 3 को 2 क्यों कर रहा है, ठीक है ना। असल में जो लास्ट में काम करे था उसी का रिकॉर्ड है, उसी का रिकॉर्ड आ जाएगा, समझ आ गई। ये लॉग फाइल बन रही होती है कि जिस यूजर ने अपडेट किया है स्टेटस को। हाँ, वो ऑडिट में बन रही है, आपको मैं ऑडिट जब नेक्स्ट सेशन में ऑडिट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या चीज कौन अपडेट कर रहा है। इस यूजर ने अपना रिकॉर्ड हाँ वो डिलीट है। हाँ, किस टाइम पे किस यूजर ने किस टर्मिनल से किस मशीन पे किस आईपी से उसने अपडेट किया है, सही है। और एक ऐसी चीज है ना कि एक तो आप जीरो डाटा आपकी लॉस नहीं हो सकती, पूरा गारंटी देता है कि आपका डाटा 0 टाइम तक रिकवरी करेगा। दूसरी बात यह है अगर कोई पर भी मार है ना आपके डाटाबेस पे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कोई मामूली सा पॉइंट पे भी वैल्यू चेंज करे ना, वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं किस बंदे ने चेंज किया है। वो 4000 5000 यू एम्प्लॉय क्यों ना हो, हाँ, ओरेकल यूज होता है, ओरेकल के एप्लीकेशन भी यूज होते हैं। हाँ, और वो यूज नहीं होता, सेप और ओरेकल दोनों सेम ही होते हैं, वही यूज होता है। ये यार बिल्ट नहीं ईआरपी है, ये उन लोगों ने बनाई है, ओरेकल से ही कंपेटेबल है उसकी। और ये कि वो बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ बग्स है, उसमें कोई बग नहीं है, वो फुल फ्लेज है। इसमें ये होता है कि अगर आप इसको सीखते हैं तो आपको कहते हैं FDB है। अगर आप ERP सीखते हैं किसी मॉड्यूल पे आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, और इसको सीखना पड़ता है उसका, तो आप FDB कहलाते हैं। अच्छा, इधर देखिए जरा,
बहुत देर में बता दिया, स्लो बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, वही उसने रो अपडेट किया, उसने सैलरी 4000 कर दी थी। अभी वही रो में अपडेट कर रहा हूँ, मैंने सैलरी 5000 कर दी। अभी ये वेटिंग स्टेज में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसकी आपको एक टैब दिखा देता हूँ, ब्लॉकिंग सेशंस। ठीक है, ये वो ब्लॉकिंग सेशन है जो अभी आए हुए हैं। परफॉर्मेंस टैब में जाएंगे, नीचे ब्लॉकिंग सेशन का एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी ब्लॉकिंग सेशन है वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको किसको किल करूं? तो अगर हम उसको किल करते हैं तो रोल बैक हो जाएगा, डाटा रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक हो जाएगा। असल में एप्लीकेशन से ये होता है तो एप्लीकेशन में डाटा सबमिट ही नहीं होता, वो वेटिंग स्टेज में उधर भी वेट कर रहा होता है। जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती वो एप्लीकेशन में किल इमीडिएट या पोस्ट ट्रांजेक्शनल, ये तो किल इमीडिएट। कहां से आया था सर किल का ऑप्शन? ये परफॉर्मेंस टैब में नीचे लिखा होता है ब्लॉकिंग सेशंस। उसमें किल का ऑप्शन होता है। हाँ, ये क्यूरी बनाई, आप जस्ट क्यूरी भी चला सकते हैं। ये अल्टर सिस्टम किल उनकी आईडी होती है इमीडिएट। इसका व्यू है $V सेशन। ठीक है, उधर से आपको कॉलम शो करे, उससे आपने इस आईडी निकालनी है, इस आईडी नंबर इस और एक ये यार नंबर आपने निकालना है। ठीक है, और लिखना है कि कौन सी ब्लॉक है। आईडी कौन सी है सर? 14 हाँ ठीक है, इसको मैं किल कर रहा हूँ कि तो यस। चल होगी कि नहीं? यहाँ पे किल का ऑप्शन कहाँ पे सर? कहाँ पे? यहाँ पे नीचे आओ ना, ये नीचे वो किल सेशन, व्यू सेशन और किल सेशन। देखो एक सेशन मैंने किल कर दिया, दूसरे ने अपडेट कर दिया, समझ आ गई? वो दूसरा जो सेशन था मैंने किल कर दिया था।
सर सेशन तो वो के लिए सर है ये ना? सेशन इसमें जैसे क्रिएट होगा आपने एक यूजर को जो अब देख दो कौन सा क्यूरी चली थी यार, क्योंकि वो तो वेटिंग स्टेज में था ना, ये वेटिंग में था ना, लेकिन सेशन इसने क्रिएट किया हुआ है। दोनों के क्रिएट हुए थे सेशन, दोनों के सेशन आ रहे हैं। तो अब इसमें से यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरा सेशन जो है कि वो उधर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन क्लोज कर देते दोबारा कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट इसको टाइम क्या हुआ है? 11, 5, 6, 7 ये व्यू है, इसमें लिखना है सेलेक्ट, सीरियल नंबर क्या कह रहे? क्या कह रहे? सही क्या? फिर क्या था उसके बाद? बताइए सर, तो मैं आज के पहले बता रहा सीरियल आईडी सिस्टम आइडेंटिटी इसके लिए मेरे पास एक सेशन का था, मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, ये देखो इसने कहा कि रिजॉल्व करने के लिए आपको किल करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्शन। ये देखो ये क्यूरियस ने बताया सेलेक्ट इस आईडी सील नंबर यूजर नेम प्रोवाइडर वी आर सेट इन सेलेक्ट ब्लॉकिंग सेशन प्रोवाइडर साइन सेशन। ये आपको पहले तो ब्लॉक सेशन निकाल देगा, ठीक है, और वो आपको उसका सील नंबर और इस आईडी शो कर देगा। समझ आ गई? सब क्यूरियस ने लगाई है ना। पहले तो आपको ब्लॉकिंग सेशन उठा देगा, ठीक है, जो ब्लॉक आ रहे हैं, फिर वो उधर आपको मेन क्यूरी में आपका इस आईडी और उसका सीरियल नंबर आपको शो कर देगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर के बेस पे और इस आईडी के बेस पे आप किल करोगे। उसने कहा अल्टर सिस्टम किल सेशन इस आईडी और सीरियल नंबर और इमीडिएट, तो किल हो जाएगा। सर शो करेंगे ना, हम ये क्यूरी लगा दें अल्टर सिस्टम किल सेशन इन ऊपर वाली सेलेक्ट ब्लॉकिंग सेशन फ्रॉम, क्या करोगे अल्टर सिस्टम अगर हम इस तरह करते हैं अल्टर सेशन किल सेशन इन, सेशन मतलब एक एक करके डिलीट करना है, सारे इकट्ठे डिलीट सारे की डिलीट करो, जो एक्टिव है वो भी डिलीट हो जाएंगे। सर जो ब्लॉकिंग है उन्हीं को कर देते हैं। तो वही ना, वो ब्लॉकिंग सेशन आपने निकालने है पहले। ब्लॉकिंग सेशन हम इधर यहाँ पे सब क्यूरी नहीं लगा सकते, हाँ अल्टर सिस्टम किल सेशन हम्म यहाँ पे ब्रैकेट में हम लगा दें सिलेक्ट ब्लॉकिंग सेशन फ्रॉम, लगा के चेक करो। चलिए तो लगाए सर, पहले भी हम ये निर्धार में डालें। चल गया है तो रुक जाता है। अच्छा, डेडलॉक क्या चीज है? डेडलॉक अब एक यूजर है, ठीक है, उसने क्या किया अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इनटू 101.1 एम्प्लॉय, इसने 1000 की जो आईडी है उसकी सैलरी अपडेट कर दी है, ठीक है, 9 बजे। दूसरे बंदे ने अपडेट सैलरी एम्प्लॉय सेट मैनेजर आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू 2000,
इसने 1000 कर दिए, इसने 2000 वाली आईडी अपडेट कर दी है सेम टेबल में। अभी वही यूजर 1 n का जो टेबल इसने अपडेट किया था वो अपडेट कर रहा है। समझ आ गई? सभी एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं। ये वाला यूजर 1 है, ठीक है, इसने इसको अपडेट कर दिया और ये यूजर 2 है, इसने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अभी ये जो यूजर है ये इसका जो कॉलम है वो अपडेट कर रहा है और ये वाला यूजर इसका वाला कॉलम है वो अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे बन जाता है डेडलॉक और जैसे ये बन जाता है ओरेकल एरर देता है डेडलॉक, वो उसको खत्म कर देता है, कोई एरर देता है और डेडलॉक को खत्म कर देता है। देखो ये डेडलॉक डिटेक्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर रिसोर्सेज और उसको वो डेडलॉक को रिजॉल्व कर देता है ऑटोमेटिक। तो आपके ओरेकल में डेडलॉक की कंसेप्ट नहीं आता। समझ आ गई? समझ आ गई? चलो आगे आते हैं, अनडू टेबल स्पेस पे बात करते हैं। अभी इसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं? आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ ना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत ज्यादा। सर इस समय जो है शदीद चाय की जरूरत है। हाँ, ये तो है। इसके बाद नई बुक स्टार्ट करनी है। नई बुक स्टार्ट करनी है। हाँ, ओके ओके, मोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं। ये बैकअप्स किस टाइप्स के, कितने टाइप्स के हैं, किस तरह सिनारियो में, बैकअप एंड रिस्टोर, फिर रिकवरी। इसके बाद मतलब यहाँ से अभी शोर हो जाएगा ना, वो दूसरी बुक में होगा अंडो का। इसका हम देखते हैं कि इसमें डेटा कैसे सेव होते हैं, कितने टाइम तक सेव कर सकते हैं, इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं, डेटा किस तरह वापस ला सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा है आपका मेडुला की मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, ठीक है, उसमें ग्रुप ऐड करेंगे, उसमें यूज़र ऐड मेंबर ऐड करेंगे, उसको इधर उधर मतलब प्लेस करेंगे कि। तीसरा है आपका कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग होगा, ठीक है। चौथा है उसके बाद आपका एडिट आता है कि एडिट हम कैसे टिप करते हैं। उसके बाद आता है बैकअप्स पे हम आते हैं, बैकअप स्ट्रेटजी कौन से मतलब 3-4 टाइप्स के बैकअप्स होते हैं। और आखिर में हम मेन पे काम करेंगे और लास्ट में जो होगा वो फ्लैशबैक पे होगा। ये सर ये DB1 के है ना सारे? हाँ, ये DB1 के टॉपिक्स है ना, ये DB2 भी है? ये DB2 दोनों DB2 का सबसे ज्यादा मेन फोकस होता है आर्मेन और फ्लैशबैक। सर ये सर्वर पर जब इंस्टॉल करते हैं और एकदम का सेटअप तो डेस्कटॉप क्लास पे करते हैं, सर्वर क्लास पे कहाँ पे? VMware में डेस्कटॉप क्लास सर इसमें डेस्कटॉप क्लास वो, लेकिन हम सर्टिफिकेट जो DB1 तक कर रहे हैं। पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है किस तरह की तैयारी है। अच्छा, कि मतलब आप पूरा OCP पूरा करवा दें, ये हो जाएगा तो ये स्पीड देखो जरा। सर एक काम करो, कल की जो असाइनमेंट देंगे ना, या तो हमें कुछ टॉपिक डिफाइन कर दें क्योंकि आप कह रहे हैं थ्योरी बेस्ड है। कौन सी असाइनमेंट आपके? मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, अभी बात करके आता हूँ। आपका जो अंडो टेबल स्पेस जो हम अंडो कर रहे थे उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कोई ईमेल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ईमेल ऑपरेशन कौन से होते हैं? मैनिपुलेशन वाले सर, Insert, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। ईमेल ऑपरेशन है सेलेक्ट। अच्छा जी सेलेक्ट ईमेल ऑपरेशन है, ये सर रिट्रीवल लैंग्वेज ये कहते हैं ईमेल ऑपरेशन है। DML में आता है, रिट्रीवल दिखा दो सर। मैनिपुलेट कैसे कहते हैं? मैनिपुलेट लेकिन आते हैं सर चेंज ला रहा ना, ये सर, तो आप कैसे कहते हैं? सेलेक्ट ईमेल ऑपरेशन। उसमें लिखा है सर, मैं इतनी तरफ से थोड़ी बना। तो भी गलत हो सकते हैं, हो सकता है सर। बहुत ऑलवेज राइट।
वो का DRL होता है, मे भी वो गलत हो गए, वो कुछ मिस्टेक हो गई है। सेलेक्ट आपका DRL स्टेटमेंट है। हालांकि मुख्य का DML में डाला। यही हमने भी यही किया। अच्छा, इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज और मर्ज समझ नहीं। वो भी है सर। तो जब आप कोई डीमेल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, और मैंने आपको कहा था कि आपका जो डीबी बफर है, याद है डीबी बफर, जो आपके फिजिकली डाटा फाइल से डाटा आता है वहाँ पे ब्लॉक्स में, यस सर। फॉर चेंज, ठीक है। ये आपका ऑल डाटा है। जैसे ही वो न्यू हो जाता है, यहाँ पे अपडेट हो जाती है, वो न्यू हो जाता है, तो ऑल डाटा आपका कहाँ जाता है? अंडू। आपका अंडू में चला जाता है। ये ओरेकल इसके लिए खुद से टेबल क्रिएट करता है, खुद से मेंटेन करता है उसको। और डाटा को किस तरह, क्योंकि आप इसके लिए कोई यहाँ पे टेबल नहीं क्रिएट करते, ठीक है ना। कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो ओल्ड डाटा इधर आ जाता है, तो ओरेकल खुद ही से उसको टेबल में मेंटेन कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका ओल्ड डाटा आ जाता है। अच्छा, ओल्ड डाटा कहाँ किस टाइम तक पड़ा होता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये अनडू टेबल स्पेस में एंड अनडू सेगमेंट ओल्ड डाटा अनडू टेबल स्पेस होता है, ठीक है। उसके अंदर अनडू डेटा फाइल होता है, ठीक है। उसके अंदर आपके सेगमेंट होते हैं, उसके अंदर आपके एक्सटेंट होते हैं, उसके अंदर आपके ब्लॉक्स होते हैं। आप समझ आ जाएगी। जो भी नाम यूज कर रहा हूँ, बात तो वही पे आ जाती है, ठीक है। उसको हम अनडू सेगमेंट से कहते हैं। अंडू टेबल स्पेस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर डेटा फाइल में सेगमेंट में एक्सटेंट में ब्लॉक्स, यस सर। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल डाटा चले जाते हैं। न्यू डाटा कहाँ जाता है, मैंने आपको बताया था कि वो आपका रीड लॉग बफर में के थ्रू आपका रीड लॉग फाइल में आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम अनडू, ये अनडू है, ये रीडू है, जिस तरह वर्ड में आप देखते हैं अनडू रीडू, ठीक हो गया। इसका एक पैरामीटर है, अच्छा ठीक है। जब ये क्या होता है, ये तीन पर्पस के लिए यूज होता है। एक होता है आपका रीड कंसिस्टेंसी, दूसरा होता है आपका रिकवरी, तीसरा है आपका फ्लैशबैक। रीड कंसिस्टेंसी कैसी होती है कि लेट्स से आपने एक रिकॉर्ड अपडेट की, ठीक है, और तो वो रिकॉर्ड अपडेट कहाँ, जो उसका ओल्ड रिकॉर्ड है वो कहाँ चला गया, अनडू में। अब एक यूजर है, वो सेलेक्ट क्यूरी करता है, क्या करता है, सेलेक्ट करता है,
और उसमें 2-3 टेबलों से डेटा उठाना है। उसमें एक रिकॉर्ड वो भी है जिसको आप अपडेट कर रहे हैं। इसको मैं जरा सिंपल कर देता हूँ। जरा समझ नहीं आएगी। एक यूजर 1 है, उसने अपडेट चलाई एक्स टेबल पे, ठीक है, और यूजर 2 है, उसने सेलेक्ट किया XYZ टेबल को। सही है। अब ये ट्रांजैक्शन अपडेट जा रही है, अभी कमिट इसने नहीं किए। तो मैंने आपको कहा था कि आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान बनती है वो कहाँ बनती है? हाँ, आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान बनता है वो लाइब्रेरी कैशे में बनता है। वजह क्या होती है, जब ये बंदा क्यूरी करता है तो जब सबसे पहले इसकी क्यूरी लाइब्रेरी कैशे में चला जाता है, वो चेक करता है कौन सा डेटा को कहाँ से मैंने उठाना है। सही है। अब देखो एक्स टेबल अपडेट हो रहा है यहाँ पे और इसने क्यूरी की है, तो वो एग्जीक्यूशन प्लान में वो उनको बता देते हैं कि आपने जो वाई टेबल है, जो Z का डेटा है वो आप DB बफर से उठा लें, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्यूरी की है किसी ने, वहाँ से उठा लें। Y का जो डेटा है वो डेटाबेस बफर में नहीं है, तो जाके फिजिकली IO कर लो, डेटा फाइल से उठा लो। ठीक है। ये फिर ये अपडेट हो रही है, तो जाके इसकी जो पुरानी डेटा है जो कमिट अभी नहीं है, तो उसको अंडो से उठा लो। समझ आ गई है? बिजली चली गई। तो ये एग्जीक्यूशन प्लान बन जाता है। उसके बाद आपको डेटा, हालांकि यहाँ पे अगर सैलरी उसने अपडेट किए 1000 से 2000 कर दिए, ठीक है, वो लिखता है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एक्स, ठीक है, तो उसको कौन सा डेटा शो होगा? पुराना डेटा। वो कहाँ से आएगा? अंडो से आएगा। ठीक है, जब तक वो कमेंट नहीं करता इसको न्यू डेटा शो नहीं होगा। समझ आ गई कि नहीं? रीड कंसिस्टेंसी यही है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ? इनकंसिस्टेंट, उसने एक बंदे की सैलरी 2000 कर दी, लेकिन अभी तक इसमें 1000 दी। लेकिन अब ये ठीक है, उसको अगर अपडेट सैलरी उसको शो कर दे, यहाँ पे इसने कमिट अगर रोलबैक कर दे, फिर क्या होगा? वो तो रिकॉर्ड गलत आ जाएगा। अगर उसके पर तो कैलकुलेशन कुछ करनी है तो उसका सारा कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगा। अगर इसने कैलकुलेशन करनी है, इसने 1000 रेड कर लिया, इसने 1000 रेड कर लिया अपने, और उसके फौरन बाद उसने उसको कमिट कर दिया, फिर भी तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है ना, तो कुछ वो होगा ना। अब इसने अपडेट करना है, उसने रिपोर्ट किस टाइम का दिया? लेट्स से उसने आज 10 बजे का रिपोर्ट देना है, ठीक है, उसने आपको 10:20 पे उसने अपडेट करनी है, तो रिकॉर्ड तो आ रहा होगा कि आपको मुझे 10 बजे का रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद सारे एम्प्लॉय को अपडेट करना है। ठीक है, वो अपडेट ऑपरेशन चला रहा है 10 बजे से, ठीक है, तो उसको तो फिर गलत रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है ना। लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड है सही, मतलब अगर उस तरह होगा तो फिर रिकॉर्ड गलत आ जाएंगे। हाँ, अब किसी और यूजर ने डेटा रिट्रीव किया है Z टेबल का, तो डेटाबेस बफर में पड़ा हुआ है ना, ठीक है, जैसे आपके जिस तरह आपके सिस्टम में मेमोरी में पड़ा होता है, इस तरह डेटाबेस बफर है, तो उसके लिए आपको फिजिकली IO नहीं करनी पड़ती। सेम अगर क्यूरी होगी या उससे मिलती जुलती, वो खुद ही अगर उसको डेटा चाहिए तो वो अगर सेम डेटा हो तो वहीं से उठा लेगा। अगर सेम नहीं, अगर एक दो लाइन होकर फालतू, जैसे कि मैंने क्यूरी की, हाँ, कुछ कॉलम चेंज है, एक ही टेबल से कुछ कॉलम चेंज है, आप कहते हैं इन्होंने कोई 20 उठाए पर एक कॉलम इजाफी उठा लिया, तो फिर वो उधर से उठाएगा। अब देखो, अगर ये है तो फिजिकली IO करेगा। अगर इसने वीआर क्लास लगाया है, ठीक है, उसने सेलेक्ट चाइल्ड फ्रॉम एमपी किया है, दूसरे ने वीआर क्लास लगा के कुछ कॉलम, तो सारे कॉलम तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, तो वो उसमें वीआर क्लास लगा के उसे कुछ डेटा उठा लेगा। यानी कि वो व्यू वाला काम करती है बेचारी। हाँ, अगर उसने कॉलम चेंज हुए हैं तो फिर दोबारा फिजिकल IO होगा। और फाइल में कब करेगा सर डेटा फाइल? डेटा फाइल में जब आपका डेटा बफर में नहीं होता
तो वो फिजिकली आईओ पे जाता है, डेटा फाइल से उठा लेता है, वो उधर बफर से लोड हो जाता है। हाँ अंडू में कब जाएगा? अंडो में जब आपका कोई डीमेल ऑपरेशन हुआ वो किसी यूजर ने और अभी तक उसने कमेंट नहीं किया है, तो उसका डेटा तो अपडेट शो नहीं होगा, वो अंडो से उठा लेगा आपको पुराना डेटा। ये तो जो अपडेट जो कमिट नहीं था वो रीडू में चला जाता है। जब वो कमिट नहीं हुआ, ठीक है, उसने डेटा चेंज किया, अंडो में चला जाता है, ठीक है। जब वो कमिट कर देता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, उसका जो नया डेटा है वो रीडो में चला जाता है, ठीक है। अंडू से पुराना डेटा होता है। अंडो सिर्फ पुराना डेटा। सर अंडू में पुराना डेटा अंडू में पुराना डेटा चले गया और जो नया डेटा है वो कहाँ पर है? रीडो पे चला जाता है, कमिट करने से पहले या कमिट करने के बाद? कमिट करने के बाद। तो कमिट अभी तक तो नहीं किया हुआ ना, इसीलिए तो अंडू से उठा रहा है। वही ना, देखो कमेंट करने से पहले भी चला जाता है, कमिट करने से पहले भी चलेगा जाता है। हाँ, वो जो सेम नंबर का मैंने बताया था। हाँ, ठीक है। तो दो चीज होती है ना, नया डेटा आपका जाता है रीडो में, क्योंकि बाद में हमने रिकवरी जो इंस्टेंस रिकवरी होती है वो रीडो से होती है, ठीक है। और जो आपका ओल्ड डेटा है वो अंडो में। हाँ, जो ओल्ड डेटा है वो अंडो में होता है। तो उसके पर्पस भी यही है कि अगर आपका एक टेबल ड्रॉप कर दिए, तो वो अंडो से आ जाता है दोबारा, ठीक है। उसका डेटा आ जाता है। जो टेबल आपने ड्रॉप कर दिए गलती से, तो वो अंडो में पड़ा होता है, वहां से आप दोबारा ले आ सकते हैं। नहीं, अब जैसे अपडेट की आप कोई कमांड चला रहे हो उसको कमिट नहीं किया तो वो अंडू में पड़ी है, ठीक है। तो फिर आप जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो कहाँ से उठा के लाएगा? फिजिकल आईओ करके लाएगा या उसी हम तो अंडू से उठा के लाएगा? जो रिकॉर्ड वहां से अपडेट हो रहे हैं वो रिकॉर्ड आपका पुराने अंडो से लेकर आए। अगर मैं दोबारा दूसरा यूजर अपडेट की कमांड चला रहा हूँ अंडू से उठाएगा? हाँ, जब तक आपके देखो जो ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट नहीं हुई अभी तक और वो चेंज है और वो दूसरा यूजर रीड कर रहा है उसको, तो उसको अंडो से वो रिकॉर्ड आएंगे। और उसको चेंज शो हो गया, यानी कि अगर 1000 को 2000 कर दिया तो उसको 2000 शो होगी सर। रीडर को हाँ, रीडर नहीं, रीडर को वही पुराना डेटा जब तक वो कमिट ना करे, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है तब तक। और अगर वो अपडेट करने जाता है, अगर इसने भी अपडेट कर दिया पर कमिट नहीं किया, दूसरा यूजर अगर अपडेट करना तो तो वो लॉक होगा। तो लाभ हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ? ये देखो ये आपका एग्जिस्टेंट डेटा है, ये इसने अपडेट की तो अपडेट के ट्रांजेक्शन इधर भी आ गई है। जो पुराना डेटा है वो उसमें उठा के आपके डेटा एंड बफर कैसे से होके आपके सेगमेंट में चला जाता है, रैंडो सेगमेंट में। समझ आ गई? इसका एक पैरामीटर है। अच्छा, अब ये बात है कितने टाइम तक रहेगा डेटा, कितना टाइम तक रहेगा इसमें अंडू में, कितने टाइम तक रहेगा, क्योंकि आपको किसी खास टाइम तक चाहिए होगा, ठीक है। इसका जो डिफॉल्ट टाइम सेटिंग है वो 15 मिनट है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। कमिट करने के 15 मिनट बाद या वैसे ही? कमिट करने के बाद, और जब तक कमिट नहीं करते वो पड़ा रहेगा। अभी मैं बताता हूँ। ये क्या हो गया? ये तो स्टार्ट भी नहीं होगा, इसमें छेड़खानी की। ठीक है, 900 सेकंड है ये, ठीक है। इसको मिनट करोगे तो 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आपका डिफॉल्ट टेबल स्पेस जो है अंडो TBS 1 है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हमने नई टेबल स्पेस बनाई थी इसलिए TBS। डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी है सर? ये जो नजर आ रहा है अंडो TBS हमने चेंज की थी। अंडो TBS। हाँ, ये अंडो होता है। आप लोग जब क्यूरी करेंगे तो अंडो नजर आएगा। और इसका जो टाइम है अंडो रिटेंशन वो 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद ये जो आपने कोई ट्रांजेक्शन किया वो इसमें नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सिस्टम सिक्योरिटी से अपडेट करेंगे अल्टर सिस्टम और अपडेट कैसे करेंगे सर? वो अल्टर सिस्टम सिट अंडो अंडरस्कोर रिटेंशन आप चेंज कर। हाँ, अल्टर सिस्टम से। हाँ, अच्छा,
एग्जीक्यूशन प्लान में क्या मसला आ सकता है आपको? एक मसला आता है जो बहुत ज़्यादा सर ये 15 मिनट चेंज भी कर सकते हैं हम लोग? है ना, ज़्यादा कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन। ये कहाँ से चेंज होगा सर? जब ये अंडर ये पैरामीटर चेंज करोगे, अच्छा अंडू वाला ये 900 है तो 15 मिनट। हाँ आप 15 मिनट से ज़्यादा जितनी भी आपको चाहिए उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही पैरामीटर है, एक है अंडू रिटेंशन गारंटीड। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका डेटाबेस, आपने कहा कि मेरा डेटाबेस में डेटा 15 मिनट तक है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर है अंडू, ये अंडू रिटेंशन पॉलिसी, अंडू रिटेंशन है। दूसरा है अंडू रिटेंशन गारंटीड। इसमें क्या फर्क है? इसमें ये है कि अगर आपका टेबल स्पेस फिल हो रहा है, किस टाइम पे 10 मिनट पे आपका टेबल स्पेस जो डाटा फाइल है वो फिल हो रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं देगा, वो जो पुराना डाटा है उसको लॉस कर देगा और नए डाटा को स्पेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आप कहोगे 11-12 बजे पे आप कोई टेबल रिकवर करना चाहेंगे अपने अंडों से, तो वो शायद उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिल हो रहा है तो उसने क्या कर दिया कि जो पुराना डाटा है उसने लॉस कर दिया। जब आप ये पैरामीटर सेट करते हैं अंडो रिटेंशन गारंटीड और 15 मिनट देते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन होंगे वो 15 मिनट तक ही रहेंगे। समझ आ गई? तो कैसे रहेंगे सर? नया टेबल असाइन करेगा या क्या करेगा? नहीं, वो आपका वो अंडो मैनेजमेंट इसको ऑटो एक्सटेंड कर देगा, ऑटो एक्सटेंड करता रहेगा तब तक। अच्छा, एक यूजर है, ठीक है 1, एक यूजर है 2, उसने एक से डाटा अपडेट कर दिया। ठीक है, रिटेंशन पॉलिसी तब तक अप्लाई होती है जब तक वो कमिट हो जाता है, उस तक नहीं होता अप्लाई। 15 मिनट है ना, ठीक है 15 मिनट है, उसने अपडेट कमांड चलाई, तो रिटेंशन पॉलिसी आपके कमिट होने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, उसने 10 बजे अपडेट कमांड चलाई, अब वो आ रहा है 10:05 पे उसने कमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा यूजर है, वो क्यूरी कर रहा है XYZ, सेलेक्ट कर रहा है। इस दौरान ये एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा कमिट से पहले, क्योंकि अभी कमिट 10:05 पे हो रहा है, इसी 10 बजे पे इसने सेलेक्ट भी किए, तो एग्जीक्यूशन प्लान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या तो ये डाटा फाइल से उठ जाएगा, ठीक है, और या डीबी बफर से। समझ आ गई? ये दो टेबल है, अगर इसके रिकॉर्ड डीबी बफर में पड़ी हुई है तो वहां से हटा लेगा, अगर नहीं तो फिजिकल आईओ हो जाएगा। सही है, एक्स का जो है वो उस पे अपडेट हो रही है, समझो पूरा टेबल अपडेट हो रहा है, उसको एग्जीक्यूशन प्लान में क्या आपने ये डाटा अंडो से हटाना है। ठीक है, अब इसने इस टाइम पे कमिट कर दिया, एग्जीक्यूशन प्लान तो बन गया है, उसके बाद तो वो चेंज नहीं होगा। अभी उसकी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो चल रही है, ये भी चल रहा है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 10:20 पे क्या हो जाएगा? इसकी जो रिटेंशन पॉलिसी है खत्म हो जाएगी इस ट्रांजेक्शन की, मतलब 15 मिनट पूरे हो गए इसकी। 10:21 पे ये एक्सपायर हो जाएगा, ये डाटा नहीं मिलेगा। अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, 10:21 पे अगर ये उस तक पहले तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसको कह दे स्नैपशॉट टू ऑल।
एरर आ जाएगा स्नैपशॉट टू ओल्ड, क्योंकि उसने डाटा उठाना है यहाँ से अंडो से, अंडो में वो मिल नहीं रहा उसको। ये जो सर सेलेक्ट की भी चलाई है, ये किस टाइम पे चलाई है? ये भी 10 बजे चलाई है? दोनों 10 बजे चली है। ठीक है, ठीक है। 10 बजे डाटा कमिट करती है। उसने 10:05 में कमिट किया है, एग्जीक्यूशन इन दो फ्रेम के दरमियान बनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हुई है, एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पे 10:21 पे उसको, क्योंकि वो अंडो से उठाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे डाटा है नहीं, एक्सपायर हो जाएगा, तो वो आपको एरर दे देगा वो क्यूरी। ठीक है, यानी कमिट होने के बाद 15 मिनट तक का टाइम। हाँ, रिटेंशन पॉलिसी कमिट होने के बाद चल जाती है, जब तक आपकी कमिट नहीं होता वो रिटेंशन उस पर अप्लाई नहीं होता। जब कमिट हो जाए तो उसके बाद जाके उसको रिव्यू से उठा लेंगे उसमें। अभी एग्जीक्यूशन प्लान बन गया था ना दरमियान में, तो वो दोबारा एग्जीक्यूशन प्लान पे नहीं जाएगा। दोबारा बताएं सर। देखो, जब उसने 10 बजे यूजर है उसने अपडेट कमांड चलाई एक टेबल पे, एक्स टेबल पे, ठीक है, उसी टाइम पे एक यूजर ने सेलेक्ट टेबल में चलाई 3-4 टेबल से डेटा उठा के रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अब उसने 10:05 पे कमिट चलाई, ठीक है, इसी दौरान उनका एग्जीक्यूशन प्लान बन गया होगा, सेलेक्ट कहाँ से डेटा उठा- कहाँ से डेटा उठाना है, ठीक है। वो एग्जीक्यूशन अभी उसके साथ पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। उसने कमिट के यहाँ पे 10:20 में उसका टाइम जो रिटेंशन पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई उस डेटा ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे इसका डेटा एक्सपायर हो जाएगा। अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, जब वो 10:21 पे अगर वो एग्जीक्यूट ना हुआ 10:20 के अंदर 21 पे आ गया तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि उसको वहाँ से डाटा नहीं मिलेगा। अगर उसने इससे पहले उठा लिया तो ठीक है। ठीक है, तो नहीं तो वो आपको ये एरर देगा। इस वजह से अच्छा है कि हम इसको ऑन ही रखें। नहीं, आप अपनी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि आप रिपोर्ट के कितने टाइम लेते हैं, अच्छा, ठीक है, रिपोर्ट्स को देखेंगे। और दूसरा आप अपने मतलब आपको कितने डेटा तक रिकवरी चाहिए, दिन तक चाहिए, 24 आवर तक चाहिए, दो दिन तक चाहिए, उस हिसाब से आप अपने टेबल स्पेस का साइज भी रखेंगे, ठीक है। और अपनी जो आपकी क्यूरी कितनी लॉन्ग चलती है उनके भी, अगर वो 30-40 मिनट तक रखते हैं तो उससे ज़्यादा आपने अंडो रखनी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका उसको एरर आएंगे वहाँ पे जो रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं। स्नैपशॉट टू ओल्ड, ये अननोटेबल स्पेस आपके रिकवरी में भी यूज होता है, ठीक है। और बैक जो होता है पुराना डाटा वो चेक करते हैं कहाँ पे, वहीं से उठा लेता है, ठीक है। और तीसरा आपका फ्लैशबैक भी यूज होता है। फ्लैशबैक आपको इसमें मुख्तलिफ सिनारियोज हैं, ठीक है। इसमें आप अपने डेटाबेस को बैक ला सकते हैं, ठीक है। अब 10 बजे हैं, ठीक है, 10:20 पे आपने कोई ट्रांजेक्शन चलाई जो इररिलेवेंट है, मतलब आपकी डेटा बहुत ज़्यादा रॉन्ग चली गई, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर स्क्रिप्ट चलते हैं, डेटा के स्क्रिप्ट चलते हैं, ठीक है। अगर कोई एंट्री गलत हो गई है, अभी आप वापस जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, अपने डेटाबेस को बैक लाना चाहते हैं, तो फ्लैशबैक डेटाबेस से आप बैक जा सकते हैं, पूरा डेटाबेस को बैक लेके जा सकते हैं। ये भी साइकिल बिन बना है, हाँ, फ्लैशबैक से साइकिल बिन से उठाते हैं। नहीं, डेटाबेस पूरा डेटाबेस को आप बैक ले जा सकते हैं, ठीक है। अपने टेबल को दोबारा लेके आ सकते हैं, अपने डाटा को दोबारा लेके आ सकते हैं फ्लैशबैक के थ्रू। वो लास्ट आपके टॉपिक में आते हैं। नहीं तो ये वही अंडू की तरह 15 मिनट तक पड़ा होगा तब तक जा सकता है, ये कभी भी जा सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, वही तो बात है ना। अब 15 मिनट के बाद आप डेटाबेस फ्लैशबैक नहीं कर सकते हैं, तो वो तो 15 मिनट तो नहीं होती, डिफॉल्ट है ना। Yes. आप मतलब आवर्स में भी दे सकते हैं, मतलब कितने घंटों तक आपका वो मतलब वो ये सारा रिटेंशन टाइम पे डिपेंड है। रिटेंशन टाइम भी समझ आ गई। सर अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी डेटाबेस बैक नहीं जाए, किसी स्पेसिफिक टेबल का डेटा जाए, तो टेबल करोगे ना, टेबल को बैक लेके आओगे, फ्लैशबैक टेबल को करोगे, समझ आए। वो आखिर में हम करेंगे, इसके 2-3 सिनेरियो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। टाइम स्टैम्प, उसमें टाइम कंस्टेंट है, टाइम स्टैम्प बताओगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आ जाओ।
यार सिंपल सा, मैं तो कहता हूँ दोनों असाइनमेंट एक साथ देते हुए सिनेरियो कर लेंगे और एक थ्योरी हो जाएंगी, दोनों असाइनमेंट एक साथ में मैं ख़त्म कर दूंगा, बस ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये आसान होगा यार कुछ। ये तो आप भी कहते ना घर के लिए देंगे, तो एक असाइनमेंट घर के लिए हो जाएगा और एक मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये कहते हैं ना कि ऐसे यूज़र क्रिएट कर देते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट करना है वो यहाँ पे। हाँ इसी एंटरप्राइज में है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आपके टेबल स्पेस शो है, ठीक है। आप यहाँ पे ये हमारा डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है अंडो का, इस पे आप एडिट करेंगे। ओहो एडिट करेंगे तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे लेके देखो अंडो गारंटीड, यस करोगे तो फिर अंडो गारंटीड ही होगा, नहीं करोगे तो अगर वो फिल हो रहा है तो वो रिप्लेस कर देगा आपको। समझ आई? कहाँ पर है सर? मैं इसको थोड़ा इसमें आप डाटा फाइल ऐड भी कर सकते हैं, उसी तरह आप डाटा फाइल भी ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट करके दूसरा भी बना सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, मैंने क्या कहा, अल्टर टेबल स्पेस अंडो ये रिटेंशन गारंटी। क्लियर हो गया? यहाँ से अप्लाई करो तो ये आपका रिटेंशन गारंटीड हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ये अगर आपको पता नहीं चलता कि मतलब मैं कितना साइज रखूं इसका, ठीक है, तो एक टैब है सर्वर में, उसको कहते हैं अंडो एडवाइज़र। ठीक है, यूज़ अंडो एडवाइज़र से आप क्या होगा, जब आप चलाएंगे तो आपको एडवाइस दे देगा कि आप अपने टेबल स्पेस को कितना साइज पे रखें। ठीक है, वो किस बेस पे करते हैं, आपकी क्यूरी जो चल रही होती है, क्योंकि आपके ऑप्टिमाइज़र में क्यूरी पड़े होते हैं, उनके बेस पे। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ों को वो स्टेटिस्टिक्स से लेके स्टेटिस्टिक्स बना के उसके बेस पे आपको एडवाइस दे देते हैं। ठीक है, कि आपका अपने टेबल स्पेस को किस तरह रख सकते हैं अंडो को। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, देखें, ये कहते हैं रिक्वायर्ड टेबल स्पेस साइज बाय लैंग्वेज क्यूरी और फ्लैश बैक ड्यूरेशन। इस बेस पे उसने कहा है कि आपका बेस्ट पॉसिबल अंडो रिटेंशन जो है इतना होना चाहिए, इतनी सेकंड। इसको कैलकुलेट करें कितना बनता है। ये है, देखते हैं इसको कितना आता है। आप लोग कुछ भी नहीं करते। फोर्टी 45 21 22 426 क्या सेकंड है ना, तो डिवाइड बाय 60 क्यों मिनट में करने, तो सही है ना। कितने हो गए, इसको आप डिवाइड करेंगे किस में, हावर्स में तब्दील करने हैं, तो क्या आएगा बाय 24। ये कितने हावर्स हो गए, इसको आप डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने डेज आ जाएंगे। हाँ, डिवाइड बाय 7। हाँ, डेज अभी हम ये अब हावर शो कर रहे हैं ना, मिनट्स में करना नहीं, अभी किस में शो कर रहा था,
बिहार में शो है। बिहार में शो कर रहा है, हम्म। अभी किसमें शो करवाना है? इसमें दिन कितने कितने दिन के लिए रिटेंशन है वो बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने कैलकुलेशन गलत की है। बहरहाल ये सेकंड है, इतने सेकंड आप दोगे तो ये आपका बेस्ट रिटेंशन पॉलिसी हो जाएगी। आप जिस रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपने यही चलाना है, आपको पूरा ग्राफ शो कर देगा। ये कहाँ पे ऑटोमेटिक अंडो सर्वर में है, ऑटोमेटिक अंडो मैनेजमेंट। ये है, ठीक है। क्लियर हो गया। वो लिंक कल करेंगे इंशाल्लाह।